हजारों सालों की तपस्या, अनगिनत रहस्यों का सामना, और जब आंख खुली तो पता चला कि बाहर की दुनिया में अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। पैलेस ऑफ चैंगशेंग के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। ये मिंग बाहर निकलने की तैयारी में था। उसे लगा कि अब सब शांत हो चुका है। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी प्राचीन गूंज उसके दिमाग में गूंज उठती है। फेट का पहिया एक बार फिर घूम चुका था। टेस्ट ये मिंग, हम फिर मिल गए। ये मिंग चौंक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उसने फौरन पूछा, हेवंसविल, तुम इतने वक्त से कहाँ सोए हुए थे? मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार पुकारा, पर तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? हवा में गूंजती वो आवाज़ बेहद कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी। मेरी पावर बहुत कम हो चुकी है ये मिंग। अगले कुछ डेकेड्स में मेरी चेतना पूरी तरह डिसपेट हो जाएगी। इसीलिए मुझे अपनी बची कुची एनर्जी बचाने के लिए एक गहरे डीप स्लीप में जाना पड़ता है। इसी वजह से मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन सका। ये मिंग ने राहत की सांस ली। तो ये बात है। पर अब बताओ, तुमने मुझे इस वक्त क्यों पुकारा है? हेवंसविल ने एक गहरा सवाल दागा। क्या तुम अभी हॉल ऑफ लॉन्जेविटी से बाहर आ रहे हो? ये मिंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हाँ, और वहाँ रहकर मैंने पूरे 24 सिविलाइजेशंस के महान ज्ञान और गुप्त रहस्यों को समझ लिया है। बहुत बढ़िया। हेवंसविल की आवाज़ में एक अजीब सी उत्तेजना आ गई। तुम्हारी करंट स्टेट और इस शक्ति के साथ तुम अब सेकेंड ट्रायल लैंड में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हो। और ठीक पिछले ट्रायल की तरह यहाँ भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अनगिनत सिरफिरे जीनियसेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मिंग के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसे अपना पिछला ट्रायल याद आ गया, जहां उसने सारे जीनियसेस की नाक के नीचे से टियनलोंग बुद्धा और रूई रोब जैसे अमूल्य ट्रेजर्स छीन लिए थे और उस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा था। उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इस बार भी वही खेल है? क्या जीनियसेस का एक पूरा झुंड किसी दुर्लभ ट्रेजर के लिए आपस में खून खराबा करने वाला है? लेकिन इस बार हेवंसविल ने जो कहा, उसने ये मिंग के होश उड़ा दिए। नहीं ये मिंग, ये ट्रायल पिछली बार से पूरी तरह अलग है। ये ट्रायल लैंड परमानेंटली ओपन रहता है। कोई भी कभी भी इसमें एंटर कर सकता है, बस शर्त यह है कि वो रिक्वायर्ड कंडीशंस पूरी करता हो। लेकिन याद रखना, इस ट्रायल लैंड में ढूंढने पर भी तुम्हें कोई तैयार ट्रेजर या वेपन नहीं मिलेगा। ये मिंग चकरा गया। ट्रेजर नहीं मिलेगा? तो फिर लोग वहां कर क्या रहे हैं? हेवंसविल ने खुलासा किया, वहां जो मिलेगा वो है कल्टिवेशन लैंड, जिन्हें हम कल्टिवेशन ट्रेजर्स भी कहते हैं। ये कोई मामूली ज़मीन नहीं है ये मिंग। इन्हें अलग अलग रैंक्स में बांटा गया है, फर्स्ट ग्रेड ट्रेजर लैंड से लेकर सिक्स्थ ग्रेड ट्रेजर लैंड तक। हर एक ट्रेजर लैंड की अपनी अनोखी रहस्यमयी शक्तियां हैं। कुछ लैंड्स तुम्हारी कल्टिवेशन टाइम को 1000 गुना कम कर सकती हैं, कुछ तुम्हारी फिजिकल बॉडी को लोहे जैसा मजबूत बना सकती हैं, तो कुछ तुम्हारे युवांशन और सोल एनर्जी को चरम पर पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ लैंड्स तुम्हें ऐसी विचित्र पावर्स दे सकती हैं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। ये मिंग की आंखें फैल गईं। यानी इस पूरे ट्रायल का असली मकसद ट्रेजर्स के लिए नहीं, बल्कि इन पवित्र कल्टिवेशन लैंड्स पर कब्जा जमाने के लिए अपनों और बेगानों का खून बहाना है। बिल्कुल सही। हेवंसविल ने चेतावनी दी, इन लैंड्स को तैयार करने में एंशिएंट पीपल ने अपनी न जाने कितनी जनरेशंस की एनर्जी और रिसोर्सेज न्योछावर किए हैं। तुम जितना लंबा वक्त किसी ट्रेजर लैंड पर गुजारोगे, तुम्हें उतना ही भयानक फ़ायदा मिलेगा। ये मिंग ने जैसे ही सुना कि ये ज़मीन उसके फिजिकल बॉडी और मार्शल आर्ट्स को अगले लेवल पर ले जा सकती है, उसके अंदर की भूख जाग उठी। उसने तुरंत पूछा, ठीक है, मैं इस ट्रायल में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये तो बताओ, वहाँ आने वाले बाकी जीनियसेस किस कल्टिवेशन रेल्म्स के हैं? उनका मार्शल आर्ट्स लेवल क्या है? हेवंसविल ने जवाब दिया, वहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग मार्शल आर्ट्स सीरीज़ के ही हैं। फ़र्क बस इतना है कि कुछ छोटे सेक्रेड प्लेसेस से आए हैं, तो कुछ महान प्राचीन सेक्रेड प्लेसेस के असली सक्सेसर्स हैं। क्योंकि ये कल्टिवेशन लैंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी इसी मार्शल आर्ट्स रैंक के लोगों के लिए होती हैं। अगर किसी का लेवल बहुत कम हो या हद से ज़्यादा हाई हो, तो इन लैंड्स का असर ना के बराबर हो जाता है। मार्शल आर्ट्स सीरीज़। ये सुनते ही ये मिंग के चेहरे से सारा तनाव गायब हो गया और एक अटूट आत्मविश्वास छा गया। जब बात अपने ही लेवल के योद्धाओं से लड़ने की हो, तो ये मिंग को किसी से डर नहीं लगता था, चाहे सामने किसी भी सिविलाइजेशन का बड़ा से बड़ा जीनियस ही क्यों ना खड़ा हो। और अब तो वो अपने साम्राज्य के थ्रोन पर बैठ चुका था और उसके अंदर पूरे 24 सिविलाइजेशंस की प्रचंड शक्ति उबल रही थी।
उसकी ताकत में रातों रात भयानक सुधार आया था। अगर तुम तैयार हो ये मिंग, तो मैं तुम्हें अभी इसी पल उस दुनिया में भेज रहा हूँ। मैं तैयार हूँ। ये मिंग के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसके चारों तरफ एक रहस्यमयी नीली रोशनी का बवंडर उठ खड़ा हुआ। स्पेस टाइम का एक विशाल वॉर्टेक्स उसे निगलने लगा। वो चक्रवात एक पल में 10 गुना बड़ा हुआ और अगले ही पल एक बिजली की कड़क के साथ सिमटकर एक छोटे से बिंदु में बदला और गायब हो गया। अगले ही लम्हे ये मिंग को लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। और जब उसकी आंखें खुलीं, तो जो नज़ारा उसके सामने था उसने उसकी सांसें रोक दीं। चारों तरफ अनंत सन्नाटा, एक असीम वॉइड, और उस हवा में तैर रहे थे सैकड़ों विशालकाय ज़मीन के टुकड़े, जो देखने में किसी उल्टे लटके हुए विशालकाय शंकु इन्वर्टेड कोन्स जैसे लग रहे थे। कुछ टुकड़े सैकड़ों मील में फैले थे तो कुछ हज़ारों मील लंबे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, हर एक तैरती हुई ज़मीन पर बेहद जटिल, चमकीले मैजिक एरेज और सिंगुलर फॉर्मेशंस उकेरे हुए थे। उनके अंदर से ऐसी दिव्य ऑरा निकल रही थी जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। अनगिनत जीनियसेस उन ज़मीनों पर पद्मासन लगाए गहन साधना में लीन थे। इन बड़े एरेज की बारीकी, इन खजानों की दुर्लभता, ये मिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नज़ारा न कभी देखा था, न कभी सुना था। यहाँ किसी भी आम ज़मीन के टुकड़े पर हाथ डालते ही बेहद कीमती क्रिस्टल्स मिल सकते थे। गुप्त सीक्रेट क्रिस्टल्स की तो यहाँ कोई कीमत ही नहीं थी। ये मिंग उन अजीबोगरीब तैरती ज़मीनों को टकटकी लगाए देखता रहा और उसके मुंह से बस इतना निकला, तो क्या यही है कल्टिवेशन लैंड्स? उसने अपनी डिवाइन सेंस से आसपास का जायजा लिया। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक छोटी सी तैरती हुई ज़मीन दिखाई दी, लगभग 200-300 मील के दायरे में फैली हुई। वहाँ हरे भरे पहाड़ थे, कल-कल बहते झरने थे। माहौल वाकई बहुत खूबसूरत और शांत लग रहा था। ये मिंग अभी इस नई दुनिया के नियमों को ठीक से समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने सोचा पहले वहीं चलकर देखता हूँ। जैसे ही वो उड़कर उस ज़मीन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि किनारे पर एक भव्य मंडप बना हुआ है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड। अर्चवे के ठीक नीचे एक प्राचीन शिलालेख मॉन्यूमेंट गड़ा हुआ था, जिस पर इस जगह के फायदे और इस्तेमाल का तरीका लिखा था। ये मिंग ने गौर से पढ़ा तो पता चला कि यह किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड खास तौर पर फिजिकल बॉडी को फौलादी बनाने के लिए है, और यह एक फर्स्ट ग्रेड ट्रेजर लैंड है। ये मिंग अभी उस शिलालेख को ध्यान से पढ़ ही रहा था कि अचानक दूर हवा को चीरती हुई एक बेहद जहरीली और ठंडी आवाज़ गूंजी। अगर अपनी जान प्यारी है, तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। आवाज़ में घमंड कूट-कूट कर भरा था और साथ में एक जानलेवा किलिंग इंटेंट। ये मिंग के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। उसने मुड़कर देखा भी नहीं और ठंडे स्वर में बोला, ये कल्टिवेशन लैंड किसी एक की जागीर नहीं है। मुझे यहाँ से भगाने वाले तुम होते कौन हो? क्या औकात है तुम्हारी? तो फिर मर। छुयू। एक तीखी, कानों को बहरा कर देने वाली आवाज़ हुई। उंगली जितनी पतली और 3 फीट लंबी एक सुनहरी रोशनी, बिजली की सनसनाहट के साथ सीधे ये मिंग के सीने को निशाना बनाकर झपटी। लेकिन ये मिंग टस से मज़ नहीं हुआ। उसने बिना पलक झपकाए अपनी रक्षात्मक तकनीक, गोल्डन बेल शील्ड और आयरन क्लॉथ शर्ट को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। धड़ाक। वो सुनहरी रोशनी जैसे ही ये मिंग के शरीर के करीब पहुंची, उसकी आधी से ज़्यादा जानलेवा ताकत हवा में ही बिखर गई। बाकी बची ताकत को ये मिंग के फौलादी ऑरा ने एक तरफ झटक दिया। वो सुनहरी रोशनी हवा में अपना रास्ता भटक कर सीधे ज़मीन में जा धंसी। ये मिंग ने नीचे देखा। वो कोई रोशनी नहीं, बल्कि 3 इंच लंबा, पीपल के पत्ते के आकार का एक बेहद खूबसूरत फ्लाइंग नाइफ था। उस चाकू के ऊपर अजीबोगरीब रून्स और मैजिक अरे खुदे हुए थे। ये मिंग खुद रून्स का एक महान मास्टर था। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया कि यह कोई आम हथियार नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और चुटकी बजाते ही उस फ्लाइंग नाइफ को अपनी जेब में डाल लिया। ये देखते ही दूर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। एक बैंगनी चेहरे वाला नवयुवक गुस्से से लाल पीला होता हुआ हवा को चीरता हुआ आया और चीखा, हरामजादे, मेरा फ्लाइंग नाइफ वापस कर। ये मिंग ने उसे ऐसे देखा जैसे सामने कोई जन्मांध बेवकूफ़ खड़ा हो। तुमने मुझे जान से मारने के लिए ये चाकू फेंका था, और तुम्हें लगता है मैं मुस्कुराते हुए इसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा? क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? वो लड़का गुस्से से कांपने लगा। मुझे मजबूर मत करो ये मिंग, वरना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम तो मुझे पहले ही मारने की कोशिश कर चुके हो, अब इस खोखली धमकी का क्या फ़ायदा? ये मिंग ने सिर हिलाया। खैर, मुझे तुमसे बकवास करने का कोई शौक नहीं है। अब इस जगह पर मेरा कब्जा है।
अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तेरी यह मजाल। लड़का आपे से बाहर हो गया। उसके पीछे से अचानक 4 सुनहरी रोशनी के धमाके हुए। 4 नए फ्लाइंग नाइफ्स पहली से भी ज़्यादा रफ्तार और भयानक किलिंग इंटेंट के साथ सीधे ये मिंग की आंखों और गर्दन की तरफ लपके। लेकिन इस बार ये मिंग ने सिर्फ डिफेंड नहीं किया, उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। और अगले ही माइक्रोसेकंड में वो जादू की तरह उस बैंगनी चेहरे वाले लड़के के ठीक पीछे खड़ा था। उसकी मुट्ठी में कयामत का बल था। भाड़ में जा। धमाका। लड़के को जैसे ही अनहोनी का एहसास हुआ, उसने बदहवासी में पीछे मुड़कर अपनी पूरी ताकत से हथेली आगे बढ़ाई ताकि ये मिंग के मुके को रोक सके। लेकिन ये मिंग की ताकत किसी गिरते हुए पहाड़ और उफनते हुए समंदर जैसी थी। लड़के को लगा जैसे उसके ऊपर सैकड़ों पहाड़ एक साथ टूट पड़े हों। समंदर की सुनामी में बहते एक तिनके की तरह उसकी सारी औरत छिन्न भिन्न हो गई। उसकी चीख हवा में गूंज उठी। उसकी बॉडी हवा में उछल गई, उसका युवांशन थर थर कांपने लगा और सिर के बाल हवा में बिखर गए। वो एक ही झटके में सैकड़ों फीट दूर जा गिरा। हवा में उड़ते उड़ते उसके मुंह से खून की उल्टी हुई, जिसमें उसके अंदरूनी अंगों के छोटे छोटे टुकड़े भी शामिल थे। वो लड़का समझ गया कि सामने खड़ा इंसान कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि एक जिंदा तबाही है। वो ये मिंग का मुकाबला सपने में भी नहीं कर सकता था। उसने खून थूकते हुए दूर से चिल्लाकर धमकी दी, तुम यहीं रुकना, मैं अभी अपने बड़े भाइयों को लेकर आता हूँ। और उसी मुके के धक्के का फायदा उठाकर वो हवा में गायब हो गया। पता नहीं अपनी जान बचाने भागा था या सच में मदद बुलाने। ये मिंग ने उसकी धमकी पर थूकना भी जरूरी नहीं समझा। उसने अर्चवे को पार किया और ज़मीन पर कदम रखा। कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि एक अजीब, जादुई फोर्स फील्ड ने उसे पूरी तरह ढंक लिया है। इस ऑरा के अंदर आते ही उसके शरीर की एक एक कोशिका में अद्भुत बदलाव होने लगे। और जैसे जैसे वो ज़मीन के सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, वो फोर्स फील्ड 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था। जब वो एकदम बीचों बीच पहुंचा तो वहां 9 फीट 9 इंच ऊंचा एक अष्टकोणीय ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसके ऊपर एक बेहद चमकदार सोने का फूटॉन रखा हुआ था। तो ये है असली मेडिटेशन स्थल। ये मिंग बिना देर किए उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और सोने के फूटॉन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। बैठते ही उस फोर्स फील्ड का असर अचानक 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। उसकी फिजिकल बॉडी के अंदर की ऊर्जा उबलने लगी। ये मिंग की बाँछें खिल गईं। अद्भुत! कितना चमत्कारिक स्थान है। अगर मुझे ये जगह पहले मिल गई होती तो मेरी गोल्डन बॉडी कप की 9 टर्न लेवल पर पहुंच चुकी होती। उसने तुरंत अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी साधना शुरू कर दी। देखते ही देखते एक पूरा घंटा बीत गया। जब ये मिंग ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में एक संतोष था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, बाई मिंग, अगर मैं इस अरे के अंदर रहकर लगातार 100 सालों तक साधना करूं तो मैं आसानी से 9 टर्न गोल्डन बॉडी हासिल कर सकता हूं। उसके दिमाग में बाइमिंग की आवाज़ गूंजी, मास्टर, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड कल्टिवेशन ट्रेजर लैंड है। फिर हम सीधे 9th ग्रेड ट्रेजर लैंड पर कब्जा करने क्यों नहीं चलते? ये मिंग मुस्कुराया, जल्दबाजी ठीक नहीं है बाइमिंग। 9th ग्रेड ट्रेजर लैंड्स पर यकीनन इस दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर जीनियसेस का कब्जा होगा। अभी उनसे सीधे भिड़ने का सही वक्त नहीं है। हमें एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना चाहिए। ये कहकर उसने दोबारा ध्यान लगा लिया। अपनी वज्र मैजिकल पावर्स और अद्भुत क्षमता के बल पर वो अपनी 9 टर्न गोल्डन बॉडी टैक्टिक को तराशने लगा। शेंगशेंग रेल्म में प्रवेश करने के बाद उसकी बॉडी 6 टर्न तक पहुंचकर शाओशेंग स्टेज पर थी। अब वो उससे भी आगे बढ़ रहा था। अगर वो बाहर की दुनिया में होता तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसे अनगिनत दुर्लभ जड़ी बूटियों और ट्रेजर्स की ज़रूरत पड़ती। लेकिन इस किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड में उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस शांत बैठकर मेडिटेट करना था। इसने उसके अनगिनत संसाधनों को बचा लिया था। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते एक पूरा महीना बीत गया। ये मिंग को महसूस हुआ कि उसकी गोल्डन बॉडी अब लगभग पूरी तरह ढल चुकी है और पूर्णता की ओर बढ़ रही है। लेकिन साथ ही उसने ये भी नोटिस किया कि इस फर्स्ट ग्रेड लैंड का असर अब उसकी बढ़ी हुई ताकत के सामने धीमा पड़ने लगा था। अब वक्त आ गया है, मुझे किसी 3rd ग्रेड किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड की तलाश करनी होगी ताकि मेरी गति धीमी न पड़े। जैसे ही उसने उठकर जाने का फैसला किया, अचानक ट्रेजर लैंड के दरवाजे के पास हवा में हलचल हुई। एक बेहद खूबसूरत लड़की हवा में तैरती हुई नीचे उतरी। उसके गोरे चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और अकड़ साफ दिख रही थी। उसने नीचे खड़े होकर चारों तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, यहाँ कौन सा डरपोक चूहा छिपा बैठा है?
सामने आ। ये मिंग तो वैसे भी जाने ही वाला था। वो जानबूझकर एक शरीफ इंसान की तरह उसके सामने प्रकट हुआ और बड़े अदब से बोला, देवी जी, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? लड़की ने उसे सर से पांव तक देखा और रूखे स्वर में बोली, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, तुम अपनी जान की भीख मांगकर यहाँ से भाग जाओ, और दूसरा, तुम शांति से खुद ही यह जगह खाली करके दफा हो जाओ। ये मिंग ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, ठीक है देवी जी, मैं खुद ही चला जाता हूँ। लड़की सन्न रह गई। हालांकि वो घमंडी थी, पर बेवकूफ़ नहीं थी। ये मिंग का इतना सीधा और ठंडा रिएक्शन देखकर उसे दाल में कुछ काला लगा। उसने अविश्वास से पूछा, क्या सच में तुम बिना लड़े जा रहे हो? ये मिंग ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। देवी जी को देखते ही समझ आ गया कि आप कितनी बड़ी एक्सपर्ट हैं। मैं जानता हूं कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना कहकर ये मिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और एक ही छलांग में हवा को चीरता हुआ गायब हो गया। लड़की बेवकूफ़ों की तरह अपना सिर खुजलाती रह गई और बड़बड़ाई, दुनिया में इतना कायर इंसान भी होता है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि यह डरपोक इस ट्रायल लैंड में घुसा कैसे, और इसने इस जगह पर कब्जा कैसे किया था। अगर यह हर किसी को देखकर ऐसे ही भीगी बिल्ली बन जाएगा, तो इसे पूरी जिंदगी कोई धन की कल्टीवेशन लैंड नहीं मिलने वाली। उधर ये मिंग उस खूबसूरत लड़की की बातों से बेखबर काफ़ी देर तक हवा में तैरता रहा। आखिरकार ढूंढते ढूंढते उसे एक विशाल थर्ड ग्रेड किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड मिल ही गया। बेशक इतने बढ़िया दर्जा वाले लैंड पर पहले से ही एक शक्तिशाली योद्धा पद्मासन लगाए साधना कर रहा था, पर ये मिंग तो ये मिंग था। इस बार उसने कोई शराफत नहीं दिखाई। वो सीधे उस तैरती जमीन के सेंटर पर उतरा और अपनी छाती ठोककर जोर से चिल्लाया, ओए, घर में कोई है क्या? जरा बाहर आओ, तुम्हारे इलाके में डाकू आया है। अभिमान और ताकत के उस भीषण अखाड़े में ये मिंग के ललकारने की देर थी कि पूरे थर्ड ग्रेड किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड की हवा में एक भारी दबाव छा गया। उसने ललकारा तो था, पर अंदर से निकलने वाली शख्सियत को देखकर ये मिंग की आंखें भी एक पल के लिए फटी की फटी रह गईं। अर्चवे के पीछे से कोई मामूली इंसान बाहर नहीं आ रहा था। वो 5 हाथ लंबा, चौड़ी छाती वाला एक विशालकाय काला कलूटा आदमी था। उसके शरीर की एक एक मसल लोहे की जंजीरों की तरह उभरी हुई थी और पसीने से चमक रही थी। जब वो कदम बढ़ा रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय काला मीनार, ब्लैक टावर, चल कर आ रहा हो। उसकी खूंखार और इतनी जबरदस्त थी कि ये मिंग को भी एक पल के लिए चौंक कर उसे ध्यान से देखना पड़ा। लेकिन इस राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान ने जो किया, उसकी उम्मीद ये मिंग को सपने में भी नहीं थी। वो काला कलूटा आदमी ये मिंग के सामने आया। उसने कोई किलिंग इंटेंट नहीं दिखाए, न ही कोई हथियार उठाया, बल्कि बेहद तमीज़ और अदब से अपने दोनों हाथ जोड़े और भारी आवाज में बोला, मित्र, मेरी साधना पूरी होने में बस 3 दिन का समय बाकी है। क्या तुम मुझे 3 दिन की मोहलत दे सकते हो? जैसे ही 3 दिन पूरे होंगे मैं ये जगह खाली कर दूंगा। ये मिंग अंदर ही अंदर हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इतने खूंखार शरीर के पीछे इतना तहजीबदार इंसान छिपा है। ये मिंग भी कोई बेफिजूल का गुंडा नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, जब सिर्फ 3 दिन की बात है तो ठीक है, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। इतना कहकर ये मिंग उस विशाल अर्चवे के बाहर आराम से जमीन पर बैठ गया। उस काले कलूटे इंसान ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। और इतना कहकर वो वापस अंदर अपनी साधना में लीन होने चला गया। अभी 3 दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि हवा में एक अजीब सी मनहूसियत छाने लगी। दूर वॉइड से एक नया शख्स इस कल्टिवेशन लैंड पर कब्जा जमाने के इरादे से उड़ता हुआ आया। जैसे ही उसकी नज़र अर्चवे के बाहर आराम से बैठे ये मिंग पर पड़ी, वो रुक गया। ये मिंग ने आंखें खोलकर उस नए आने वाले को देखा। वो बंदा दिखने में बेहद घिनौना था। एकदम पीला चेहरा, सिर पर एक अजीब सी लंबी नुकीली टोपी, और कपड़े बिल्कुल किसी जोकर जैसे। ये मिंग को पहली ही नज़र में उस बंदे की शक्ल से चिढ़ हो गई। उस पीली रंगत वाले आदमी ने अपनी तीखी, कानों को चुभने वाली आवाज में चिल्लाकर पूछा, ए लड़के, क्या तुम भी इस जगह पर कब्जा करने आए हो? किनारे हटो, ये जगह अब मेरी है। ये मिंग ने उसे ठंडी नज़रों से घूरा और बस एक शब्द बोला, दफा हो जाओ। वो आदमी एक पल के लिए सन्न रह गया, पर अगले ही लम्हे बिना कोई चेतावनी दिए उसने अपनी आस्तीन झटकी और ये मिंग की तरफ सफ़ेद धुएं का एक जहरीला बवंडर छोड़ दिया। उस सफ़ेद धुएं के अंदर से आत्माओं के रोने और चीखने की भयानक आवाज़ें आ रही थीं, जो किसी के भी दिमाग को चीर सकती थीं।
लेकिन ये मिंग के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं आया। उसने हाथ तक नहीं हिलाया, बस अपनी पलकें झपकाईं और उसके शरीर से एक अदृश्य स्वॉर्ड लाइट फूटी। उसकी अनविजिबल स्वॉर्ड कला, जिसे उसने काफ़ी वक्त से इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे ही वो म्यान से बाहर आए, उसकी प्रचंड स्वॉर्ड और 30,000 माइल्स लंबी होकर पूरे वॉइड में फैल गई। धासम, उस भयानक स्वॉर्ड ऑरा के दबाव मात्र से वो सफ़ेद जहरीला धुआं ताश के पत्तों की तरह हवा में बिखरकर हमेशा के लिए डिसिपेटेड हो गया। और उस तलवार की बची कुची ऊर्जा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सीधे उस पीली टोपी वाले आदमी की गर्दन की तरफ लपकी। वो आदमी खौफ से पीला पड़ गया। उसकी रूह कांप गई। बिना कोई गीदड़ भभकी दिए, बिना एक शब्द बोले, वो हवा में उल्टे पैर मुड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। महज एक वार, और प्रतिद्वंद्वी का काम तमाम। ये मिंग ने बिना हाथ गंदे किए उस घुसपैठिए को खदेड़ दिया और चुपचाप अपनी जगह बैठकर साधना करने लगा। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। वो विशालकाय काला कलूटा आदमी अपने वादे के मुताबिक बाहर आया। ये मिंग को सही सलामत पहरा देते देख वो ठहाका लगाकर हंसा, मित्र, मेरी ढाल बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ये किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए किया था। उस आदमी ने अपने बाइसेप्स थपथपाए, मेरी सीक्रेट आर्ट पूरी हो चुकी है, अब मेरे जाने का वक्त है। क्या मैं अपने इस मददगार दोस्त का नाम जान सकता हूँ? ये मिंग ने एक पल सोचा, फिर बोला, टियन्यूंग कॉन्टिनेंट। ये मिंग, वो विशालकाय आदमी खिलखिला कर हंसा, हाँ हाँ, शानदार, मैं शंडाओ सिविलाइजेशन का यान जीयूबी हूँ। शंडाओ सिविलाइजेशन। ये सुनते ही ये मिंग की दिलचस्पी जग गई। उसने गहराई से उस आदमी की ऑरा को देखा और पूछा, तुम शंडाओ सिविलाइजेशन से हो और तुम्हारी ऑरा अंदर ही अंदर इतनी संघनित है? क्या तुम इंडिस्ट्रक्टिबल इमॉर्टल बॉडी, अमर अविनाशी शरीर की साधना कर रहे हो? यान जीयूबी के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रदर, ये तुम्हें इस गुप्त कला के बारे में कैसे पता? ये मिंग ने सादगी से हाथ हिलाया, बस किस्मत से मुझे कुछ इमॉर्टल आर्ट्स का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी से अंदाजा लगाया। यान जीयूबी ने सम्मान से अपना सिर झुकाया, मान गए ब्रदर, ये तुम तो ज्ञान के अथाह सागर निकले। अगर भविष्य में कभी मौका मिले तो मेरी पेंगलाई वर्ल्ड में जरूर आना। ये भाई तुम्हारा पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेगा। ये मिंग को उस आदमी का साफ दिल और जिंदा दिल अंदाज बहुत पसंद आया। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। तो ठीक है ब्रदर, ये अब मैं चलता हूँ, अलविदा। यान जीयूबी का अंदाज बेहद बेफिक्र था। उसने झटके में मुड़कर कदम बढ़ाए और देखते ही देखते आसमान के बादलों में ओझल हो गया। अब ये थर्ड ग्रेड किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड पूरी तरह से ये मिंग का था। वो बिना देर किए उस तैरती जमीन के केंद्र में बने अष्टकोणीय प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। बैठते ही जो शक्ति का एहसास उसे हुआ, उसने उसे चौंका दिया। इस थर्ड ग्रेड लैंड का फोर्स फील्ड असर में फर्स्ट ग्रेड लैंड से 35 गुना ज़्यादा ताकतवर था। अद्भुत, अकल्पनीय। ये मिंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। अगर मैं यहाँ लगातार 2 महीने बैठकर साधना कर लूँ तो मेरी गोल्डन बॉडी बिना किसी रुकावट के 7 टर्न लेवल पर पहुँच जाएगी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से अपनी 9 टर्न गोल्डन बॉडी टैक्टिक को चला दिया। वक्त रेत की तरह फिसलने लगा। 1 महीना बीत गया। इस दौरान 2 सिरफिरे जीनियसर्स ने उस पर हमला करके ज़मीन छीनने की कोशिश की, पर ये मिंग ने चुटकी बजाते ही दोनों को धूल चटाकर भगा दिया। और फिर आया 49वां दिन। धड़ास सा, ये मिंग का पूरा शरीर अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसकी गोल्डन बेल शील्ड और आयरन क्लॉथ शर्ट की डिफेंसिव पावर पल भर में दोगुनी हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फिजिकल बॉडी की गहराई में एक बेहद रहस्यमयी, प्राचीन फॉरबिडन स्पिरिट, दैवीय पाबंदी का जन्म हुआ। हालांकि यह फॉरबिडन स्पिरिट अभी अधूरा था और इसके असली फायदों का पता लगाना बाकी था, पर ये मिंग समझ गया था कि उसकी ताकत एक नए आयाम में कदम रख चुकी है। ये मिंग ने एक ठंडी सांस ली, अब अगर मुझे अपनी गोल्डन बॉडी को 8 टर्न लेवल पर ले जाना है तो मुझे 6th ग्रेड किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड पर कब्जा करना ही होगा। यानी एक बार फिर कत्लेआम और खून खराबा होने वाला है। लेकिन 6th ग्रेड किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड कोई आम जगह नहीं थी। पूरे ट्रायल लैंड में ऐसी सिर्फ 12 ज़मीनें मौजूद थीं, और उन 12 ज़मीनों पर इस पूरी दुनिया के सबसे खूंखार, सनकी और ताकतवर मॉन्स्टर्स का कब्जा था। ये मिंग लगातार आधा महीने तक अनंत वॉइड में भटकता रहा। तब जाकर उसे एक 6th ग्रेड ट्रेजर लैंड का सुराग मिला।
लेकिन जैसे ही वो उस छठे दर्जे की तैरती ज़मीन के अर्चवे के पास पहुंचा, उसका सामना एक हैरान कर देने वाले नज़ारे से हुआ। अर्चवे के बाहर कोई एक या दो लोग नहीं, बल्कि दर्जनों ताकतवर योद्धा पहरा दे रहे थे। जैसे ही ये मिंग की मौजूदगी वहां दर्ज हुई, उन दर्जन भर योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और अपनी अपनी वेपन्स निकालकर चीखे, ए भिक्षुक, अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। ये मिंग ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं, तुम सब कौन हो? क्या तुम सब भी इस ट्रेजर लैंड को छीनने आए हो? उनमें से एक योद्धा ने हिकारत से थूकते हुए कहा, क्या तू अंधा है बे? हमारे बॉस अंदर साधना कर रहे हैं और हम सब बाहर रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये मिंग के दिमाग की बत्ती जली। उसने मन ही मन सोचा, वाह, ये तो बड़ा सही तरीका है। अगर अकेला बंदा साधना करे तो आए दिन कोई न कोई चिलगोजा परेशान करने आ जाता है, पर अगर बाहर ऐसा पूरा का पूरा सुरक्षा कवच खड़ा हो, तो अंदर इंसान बिना किसी रुकावट के साधना कर सकता है। ये मिंग की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए उन योद्धाओं से कहा, तुम्हारा बॉस एक नंबर का कचरा और नाकाम इंसान है। मैं अभी अंदर जाकर उसे हराता हूँ। उसके बाद तुम सब मेरे चमचे बन जाना और मेरे लिए पहरा देना। उन सारे योद्धाओं ने ये मिंग को ऐसे देखा जैसे सामने कोई पागल खाने से भागा हुआ मरीज खड़ा हो। वे सब एक साथ चीखे, तेरी यह मजाल, तू मरने के लिए उतावला हो रहा है क्या? ये मिंग ने धीमे से अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि इस दुनिया में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपने शरीर की प्रचंड डिवाइन पावर को एक्टिवेट किया और किसी जिंदा तोप के गोले की तरह उन योद्धाओं की भीड़ में कूद पड़ा। धासम, उसकी गोल्डन बेल शील्ड और आयरन क्लॉथ शर्ट पूरी ताकत से ऑन हो चुकी थीं। ये मिंग एक तबाही मचाने वाले लोहे के दैत्य की तरह उनसे टकराया। उन दर्जन भर योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें लगा जैसे वे किसी हाड़मास के इंसान से नहीं, बल्कि लोहे की एक जलती हुई मिसाइल से टकरा गए हैं। उनकी तलवारें, उनके जादुई हमले ये मिंग के शरीर पर पड़ते ही तिनके की तरह टूट जाते। ये मिंग की रक्षात्मक ढाल को खरोंच तक नहीं आ रही थी। इसके उलट, ये मिंग का एक एक घुंसा, एक एक लात उनके शरीरों की हड्डियों को चकनाचूर कर रही थी। पुच पुच, धड़ाक, महज 15 मिनट के अंदर वो सारे के सारे घमंडी योद्धा जमीन पर रेंग रहे थे। किसी का मुंह टेढ़ा हो चुका था, किसी के आधे से ज्यादा दांत टूटकर खून के साथ बाहर आ चुके थे और सब दर्द से कराहते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। ये मिंग ने अपनी आस्तीन झाड़ी, अपने कपड़ों की धूल साफ की और ठंडे स्वर में पूछा, हाँ तो अब बताओ, क्या तुम लोग मेरी बात से सहमत हो? उनमें से एक योद्धा, जिसका चेहरा मार मार कर सुअर जैसा सुजा दिया गया था, वो दर्द से कराहते हुए चीखा, तुम भले ही हमें हरा दो, लेकिन तुम हमारे बॉस का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है क्या? ये मिंग के होंठों पर एक कातिलाना मुस्कान उभरी। वो उन तड़पते हुए योद्धाओं को लांघ कर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने अभी पहला कदम ही रखा था कि अर्चवे के पीछे से एक खौफनाक शख्सियत बाहर आई। वो इंसान सिर से लेकर पांव तक चमचमाते हुए सोने के बख्तरबंद गोल्ड आर्मर में ढका हुआ था। उसकी चाल में किसी साक्षात गॉड जैसी हैबत थी। उसकी ऑरा इतनी रहस्यमयी और भारी थी कि ये मिंग को भी अपने कदम रोकने पड़े। क्या तुम मुझे चैलेंज करने की जुर्रत कर रहे हो? उस गोल्ड आर्मर वाले इंसान ने ये मिंग को घूरा। उसकी आंखों से अचानक दो सुनहरी लेजर किरणें फूटी, जो किसी भी चीज के पार देख सकती थीं। जैसे ही वो सुनहरी रोशनी ये मिंग के शरीर से टकराए, ये मिंग का युवांशन कांप उठा। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन ये मिंग की विल पावर चट्टान की तरह मजबूत थी। उसने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया, अपने होश संभाले और दहाड़ा, मेरा एक मुक्का झेल कर दिखा। बॉसम, ये मिंग का फौलादी घूसा वॉइड को चीरता हुआ, कारण और कार्य कॉज एंड इफेक्ट के नियमों को तोड़ता हुआ सीधे उस बंदे के चेहरे की तरफ झपटा। गोल्ड आर्मर पहने इंसान ने तारीफ भरे अंदाज में सिर हिलाया, थोड़ी बहुत काबिलियत तो है तुम में। और इससे पहले कि ये मिंग का मुक्का उसके चेहरे को छू पाता, उस इंसान ने हाथ तक नहीं हिलाया। अचानक ये मिंग के ठीक सामने एक भयानक अदृश्य ताकत का धमाका हुआ। धड़ाक, उस धमाके ने न केवल ये मिंग के मुक्के को हवा में रोककर उड़ा दिया, बल्कि उसकी पूरी बॉडी को उछालकर कई फीट पीछे फेंक दिया। क्या? ये मिंग हक्का बक्का रह गया, ये कौन सी जादुई कला है? उसके इतने शक्तिशाली मुक्के को हवा में ही नाकाम कर दिया गया था। गोल्ड आर्मर वाला इंसान बेपरवाही से बोला, ये बुद्धिस्ट फैक्शन की 9 सीक्रेट्स, 9 गुप्त कलाएं हैं। मुझे हैरानी है कि तुम इनमें से कितनी सीक्रेट्स का सामना कर पाते हो। बुद्धिस्ट फैक्शन की 9 सीक्रेट्स।
ये नाम सुनते ही ये मिंग के दिमाग में बिजली कौंधी। बुद्धिस्ट फैक्शन में ताकत और रहस्य की 9 महान कलाएं होती हैं: एक्सप्लोसिव, सीक्रेट, शेन, सीक्रेट सेपरेशन, सीक्रेट सीक्रेट, सीक्रेट सीक्रेट, जू, किल और सीक्रेट। ये 9 कैरेक्टर मेथड ब्रह्मांड का सबसे जटिल और शक्तिशाली राज माना जाता है। ये मिंग ने जब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का अध्ययन किया था तब वो इन 9 कलाओं को सीखना चाहता था, लेकिन वो लाख कोशिशों के बावजूद इनमें महारत हासिल नहीं कर पाया था। और आज उसके सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा था जो इन 9 सीक्रेट्स का मास्टर था। घबराने के बजाय ये मिंग का खून खौल उठा। वो ठहाका मारकर हंसा, बुद्धिस्ट फैक्शन की 9 सीक्रेट्स। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। गोल्ड आर्मर वाले इंसान ने बकवास करने के बजाय अपनी पोजीशन बदली। अचानक ये मिंग को अपनी पीठ के पीछे मौत का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। उसने बिना देखे तुरंत पीछे मुड़कर अपनी पूरी ताकत से ब्लॉक किया। धमाका! एक गुप्त, बेहद हिंसक और जानलेवा ताकत उसके ठीक सामने फटी। अगर ये मिंग का डिवाइन सेंस पलक झपकते ही एक्टिवेट न हुआ होता तो इस एक वार में उसकी पसलियां चकनाचूर हो चुकी होतीं। गजब! ये मिंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, तुमने हिडन सीक्रेट और एक्सप्लोसिव सीक्रेट को एक साथ जोड़कर हमला किया। अगले ही पल वो गोल्ड आर्मर वाला इंसान अचानक हवा में गायब हो गया। उसने अपनी ऑरा को शून्य में विलीन कर लिया था। वो अब हर जगह मौजूद था और किसी भी दिशा से ये मिंग पर जानलेवा हमला कर सकता था। ये मिंग की हालत खराब होने लगी। उसने तुरंत अपनी गोल्डन बेल शील्ड और आयरन क्लॉथ शर्ट को मैक्सिमम पावर पर एक्टिवेट किया और साथ ही अपने दिमाग के अंदर 9 युआन अरिथमेटिक अरे और केओस अरिथमेटिक को पूरी रफ्तार से चला दिया। वो सामने वाले के हमलों को देखकर उसकी 9 सीक्रेट्स की कैलकुलेशन गणना करने लगा। मर्म और सिद्धांत तो ये मिंग को पहले से पता थे, बस वो उन्हें एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। अब जब सामने बैठा इंसान खुद उनका प्रदर्शन कर रहा था तो ये मिंग के दिमाग के सारे ताले एक एक करके खुलने लगे। तो ये बात है, मेरी पुरानी समझ में ये गलती थी। ये मिंग अंदर ही अंदर झूम उठा। उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर उन सीक्रेट आर्ट्स को जन्म देने के लिए एक नया मैजिक सर्कल बनाना शुरू कर दिया। कूम कूम कूम। गोल्ड आर्मर वाला योद्धा लगातार अपनी 6 अलग अलग सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके ये मिंग पर हमलों की बौछार कर रहा था। कभी अकेला हमला तो कभी 2 सीक्रेट्स का खौफनाक कॉम्बिनेशन। ये मिंग पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ चुका था। वो सिर्फ हमलों को झेल रहा था, जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। हमलों का दबाव इतना भयानक था कि ये मिंग के मुंह के कोने से खून की पतली लकीर बहने लगी थी। लेकिन बाहर से पिटता हुआ दिखने वाला ये मिंग अंदर ही अंदर उस योद्धा की 6 सीक्रेट्स को चोरी छिपे पूरी तरह सीख चुका था। गोल्ड आर्मर वाला योद्धा ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? क्या तुम सच में मेरे हाथों कत्ल होना चाहते हो? हालांकि वो ऊपर से हावी दिख रहा था, पर अंदर से वो ये मिंग की रक्षात्मक ताकत देखकर बुरी तरह हिल चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से अनगिनत वार किए थे, पर सामने वाले को सिर्फ मामूली खरोंचें आई थीं। ये कैसी लोहे जैसी डिफेंस थी? ये तो इंसान की सीमा से बाहर की बात थी। ये मिंग जोर जोर से हंसा, हा हा, बकवास बंद कर, तेरी ये गुप्त कलाएं मेरे लिए किसी मच्छर के काटने जैसी हैं। गोल्ड आर्मर वाले इंसान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। लगता है तुम बिना कफन देखे नहीं मानोगे। अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हारी यह हसरत भी पूरी कर देता हूँ। ओम! अचानक पूरा आसमान कांपने लगा। ये मिंग एक खौफनाक फोर्स फील्ड में जकड़ गया। ये 9 सीक्रेट्स की एब्सोल्यूट सीक्रेट शक्ति थी। इस शक्ति के प्रभाव में आने के बाद एक साधारण घूंसा भी तबाही ला सकता था, और जब इसके साथ बाकी की 6 सीक्रेट्स मिली तो हमले की ताकत 1000 गुना बढ़ गई। बीडो फाइट! गोल्ड आर्मर वाले योद्धा ने हुंकार भरी। आसमान में अचानक हजारों घूंसों की परछाइयां प्रकट हो गईं। वे शून्य से निकल रही थीं, जिन्हें पहचानना या रोकना नामुमकिन लग रहा था। ये मिंग ने अपनी डैजनली और गयूंग डैजनली की अंतिम बूंद तक निचोड़ दी और हर एक मुके को अपने शरीर पर झेला। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। 100 मुके सीधे अपने सीने पर खाने के बाद ये मिंग के मुंह से खून का एक बड़ा फावड़ा बाहर निकला। थूक! लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर एक कातिलाना हंसी थी। वो अपनी छाती ठोककर बोला, बुद्धिस्ट फैक्शन की महान कलाएं, बस इतनी सी ही औकात है तुम्हारी। गोल्ड आर्मर वाले योद्धा की आंखें खूंखार हो गईं। अच्छा, तो फिर मेरा ये हमला झेल कर देखा। अचानक
पूरे अखाड़े में एक ऐसी जानलेवा और डरावनी शक्ति पैदा हुई कि बाहर खड़े उसके चेले चपाटे खौफ से चीखते हुए दूर भागने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, बॉस सच में पागल हो चुके हैं। उन्होंने 3 सबसे खतरनाक सीक्रेट्स को एक साथ जोड़ दिया है। वो लड़का अब नहीं बचेगा। हाँ, सीक्रेट, किल और एक्सप्लोसिव सीक्रेट्स का कॉम्बिनेशन। इस हमले से तो साक्षात डिवाइन गॉड भी नहीं बच सकते, फिर उस मामूली कीड़े की क्या औकात। बॉस से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। उस भयानक दबाव ने ये मिंग की सांसें रोक दीं। लेकिन ये मिंग के चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक सन की खुशी दौड़ गई। जैसे ही सामने वाले ने उस 9वीं रहस्यमयी शक्ति को बाहर निकाला, ये मिंग के दिमाग में आखिरी ताला भी टूट गया। उसने झटके में उस 9वीं सीक्रेट का मैजिक सर्कल अपने शरीर में कंप्लीट कर लिया। तो यह है 9 सीक्रेट्स का असली राज। हा हा हा, ये मिंग का ठहाका पूरे वॉइड में गूंज उठा। उसने एक ही पल में 3 सबसे खौफनाक सीक्रेट्स, एब्सोल्यूट सीक्रेट, एक्सप्लोसिव सीक्रेट और ब्रोकन सीक्रेट को एक साथ जोड़ दिया और अपनी गयून ग्रेट पावर के साथ मिलाकर सामने वाले पर कयामत का घूंसा दे मारा। कड़क का तड़ाम, ये मिंग का मुक्का हवा से टकराते ही उसके पीछे की पूरी जमीन समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे होने लगी। पूरा 6th ग्रेट ट्रेजर लैंड थर थर कांपने लगा। क्या? गोल्ड आर्मर वाला योद्धा दहल उठा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। तुम 9 सीक्रेट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? खौफ के मारे उसने हवा में ही अपना आधा मुक्का वापस खींच लिया। वो बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ टेंस ऑफ माइल्स पीछे जा गिरा। वो दूर खड़ा होकर ये मिंग को टकटकी लगाए देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा डर था। एक महान जीनियस होने के नाते वो ये मिंग के अंदर से निकलती कयामत की ऑरा को भांप चुका था। उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ा इंसान कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा राक्षस है जो लड़ाई के बीच में ही दुश्मन की तकनीक चुराकर उसे उसी से खत्म कर देता है। और इसी समझदारी के चलते उसने आखिरी सेकंड में पीछे हटकर अपनी जान बचा ली थी।